नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम गोरखा शासन को समझने के लिए दोस्तों सबसे पहले तो हम गोरखाओं के बैकग्राउंड को देखेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, इनके जो भी शासक जिन्होंने कुमाऊं और गढ़वाल पे शासन किया, इनके द्वारा क्या क्या नियम कानून बनाए गए थे, इनके द्वारा क्या क्या कर लगाए गए थे तथा क्या क्या इनकी दंड व्यवस्थाएं थी, वो सारी की सारी चीजों को हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। साथ में पूरा का पूरा कुमाऊं और गढ़वाल में जो गोरखा शासन रहा है, इसका राइज और इसका डाउनफॉल, यानी कि इसकी शुरुआत और इसका अंत कैसा रहा, वो सारी सारी चीजें इस वीडियो में हम कवर करेंगे। अगर वीडियो ज्यादा लंबी होगी तो इसके 2 पार्ट कर दूंगा, अदरवाइज एक ही वीडियो में पूरा का पूरा गोरखा शासन कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, गोरखों के आक्रमण के समय कुमाऊं की राजनैतिक, सामाजिक व आर्थिक दशा अच्छी नहीं थी। ठीक है। जनवरी 1790 में हस्ती दल चौतरिया, जिसे चौतरिया बहादुर शाह भी कहते हैं, काजी जगजीत पांडे और सेनापति अमर सिंह थापा एवं शूरवीर सिंह थापा के नेतृत्व में गोरखा वीरों ने काली नदी को पार करके 2 रास्तों से ये अल्मोड़ा में आए थे। 1790 में कुमाऊं पर आक्रमण के समय नेपाल का जो शासक था उनका नाम था रण बहादुर शाह, ठीक, जो कि 1778 में गद्दी पर बैठे थे नेपाल में। ठीक है। बाद में ये साधु बन जाते हैं और स्वामी निर्गुणानंद अपना नाम रखते हैं। ठीक। ये 3 वर्ष की अवस्था में थे जब ये गद्दी पे बैठे थे, और इनकी जो संरक्षिका थी, क्योंकि भाई 3 वर्ष का तो अबोध बालक है, लेकिन इनकी जो संरक्षिका थी उसका नाम था राजेंद्र लक्ष्मी या इंद्र लक्ष्मी। ठीक है। रण बहादुर शाह ने ही सर्वप्रथम नेपाल में सोने की मुद्रा चलाई थी। ठीक है। क्या दिन थे वो भी नहीं। चलिए, एक दल झूला घाट से सोर होता हुआ गंगोली हाट व सेरा घाट की ओर बढ़ा तथा दूसरा दल सीधे बिसुंग होते हुए अल्मोड़ा की ओर बढ़ा। ठीक है। गोरखों को रोकने के लिए महेंद्र चंद्र गंगोली की ओर बढ़ा, किंतु सब निरर्थक सिद्ध हुआ। महेंद्र चंद्र के जो चाचा थे लाल सिंह एक सैनिक टुकड़ी के साथ काली कुमाऊं की ओर चल पड़े, और प्रारंभ में महेंद्र चंद्र ने अमर सिंह थापा की फौज को हराते हुए उसे काली कुमाऊं की ओर लौटने के लिए मजबूर कर दिया था, किंतु गैतोड़ा गांव में गोरखों ने लाल सिंह को हरा दिया और उसके 100-200 से अधिक सैनिक को मतलब मार दिया था। ठीक है। इसके बाद लाल सिंह भी भागकर मैदान की ओर चल दिए और महेंद्र चंद्र लाल चंद्र की सहायतार्थ के लिए गए थे, लेकिन वो भी हारकर कोट बागा भाग गए। ठीक है। और फिर लाल सिंह से उनकी मुलाकात यहीं होती है। गोरखे बिना डरे अल्मोड़ा की ओर बढ़े और 1790 में उन्होंने अल्मोड़ा में प्रवेश किया था। ठीक है। इस समय हर्षदेव जोशी भी उनके साथ थे। ठीक। इस प्रकार गोरखों ने अल्मोड़ा में अत्याचार शुरू कर दिया और कुमाऊं में हाहाकार मचा दिया था। ठीक है। गोरखे क्या करते थे, 2 ही ब्राह्मणों को मानते थे, जिनमें के एक पांडे और दूसरे उपाध्याय थे। ठीक है। कुमाऊं में गोरखों ने 1790 से लेकर 1815 तक शासन किया था, और उनका अधीश्वर नेपाल में शासन करता था, यानी कि उनका राजा। ठीक है। और कुमाऊं में जैसे प्रांतों में गवर्नर शासन करता है, ठीक है, बिल्कुल वही चीज उन्होंने सुब्बा या सूबेदार वहां पे नियुक्त किया था। कुमाऊं में गोरखों का अधिकार हो जाने के बाद जोगा मल शाह को कुमाऊं में सुब्बा नियुक्त किया गया था। ठीक है। 1806 में बमशाह, जिन्हें बड़ा बमशाह कहा गया है, सुब्बा बनते हैं, और सुब्बा की सहायता के लिए काजी और सैनिक अधिकारी भी होते थे, जिन्हें नायाब सुब्बा कहा जाता था। ठीक है। तो ये तो था एक छोटा सा साइनोप्सिस कि ये गोरखा शासन कुमाऊं में कैसे हुआ। ठीक है। अब आ जाओ गोरखा शासन जो गढ़वाल पे हुआ था। ठीक है। 1790 में जब गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने कुमाऊं की राजधानी अल्मोड़ा पर अधिकार कर लिया, तो गोरखा का ध्यान फिर गढ़वाल विजय की ओर गया, और 1791 में हर्षदेव की सहायता से गोरखों ने गढ़वाल पर हमला करने की योजना बनाई, लेकिन सफल न हो सके, और 1804 में गढ़वाल पर आधिपत्य कर लिया। ठीक है। गोरखों के विभिन्न सेना नायकों का नेतृत्व। ठीक है। लीडरशिप ऑफ वेरियस जनरल ऑफ गोरखास। सबसे पहली बात यहाँ पे, अब जो सेना नायक की बात हो रही गोरखों की, उसमें नाम आता है अमर सिंह थापा का, 1804 से 1815 ईस्वी। ठीक है। उस समय जो नेपाल के राजा थे रण बहादुर, उन्होंने अमर सिंह थापा को 1804 से 1815 तक नेपाल दरबार की ओर से काली नदी से लेकर सतलज पार करने तक के विजित प्रदेशों का सर्वोच्च न्यायाधीश नियुक्त किया। यह ऐसा प्रशासक था जो कुमाऊं और गढ़वाल दोनों का प्रशासक रह चुका है। ठीक है।
गढ़वाल का पहला प्रशासक था जिसे 1804 में रण बहादुर शाह ने नियुक्त किया था। ठीक है, इसे नेपाल सरकार का सर्वोत्तम काजी की उपाधि दी गई, जो कि नेपाल सरकार द्वारा दी जाने वाली सर्वोच्च उपाधि थी। अमर सिंह व अख्तरलोनी के बीच 1815 में मालवागढ़ की संधि होती है। ठीक है, इनके अधीन हस्तीदल चौतरिया को नायाब सुब्बा तथा काजी रणधीर सिंह बसंत को गढ़वाल में सेनापति का पद दिया गया। अमर सिंह थापा हिमाचल व कांगड़ा अभियान में चाहता था, इसलिए शासन रणजोत सिंह के हाथों में आ गया और रणजोत सिंह अमर सिंह थापा का पुत्र था। ठीक है, इसके बाद आते हैं रणजोत सिंह, वही 1804 से 1805 ईस्वी। ठीक है, रणजोत सिंह थापा दयालु व सरल स्वभाव का व्यक्ति था। वह विद्वानों व कालविदों का अत्यधिक सम्मान करता था। ठीक है, गढ़वाल के प्रसिद्ध चित्रकार एवं कवि मौलाराम पर उसकी विशेष कृपा थी। मौलाराम ने रणजोत सिंह को कर्ण की उपमा से विभूषित किया था। ठीक है, रणजोत सिंह ने सभा मंडली का गठन किया, जिससे शासन संचालन करने में आसानी हुई। गढ़वाल में नियुक्त राज्य अधिकारी हिमाचल की विजय व कांगड़ा के दुर्ग के घेरे में व्यस्त रहते थे, इसलिए तब तक गढ़वाल का राजकाल संभालने के लिए रणजोत सिंह ने विचारी अर्थात जज व आचार्य अर्थात अधिशासक पदों का सृजन किया। यानी कि यहाँ पे रणजोत सिंह ने विचारी और आचार्य दो पदों को बनाया था, अधिशासक पदों को बनाया था। गोरखों ने महंत हरिसेवक पर हत्या का आरोप लगाकर कड़ाई दीप कराया और उनके दोनों हाथ जल गए। अब ये कड़ाई दीप क्या है? ये पनिशमेंट है जो गोरखाओं के द्वारा दी जाती थी, दंड। अब ये इसके बहुत सारे टाइप है, वो आगे हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, हस्तीदल चौतरिया 1805 से 1808 यो शांत प्रकृति का शासक था। इसने कृषकों के लिए कार्य किया व कृषि की उन्नति के लिए इसने तकावी ऋण दिए तथा लगान की दर घटा दी थी। रेपर का गणराज्य में आगमन 1808 में इसी के काल में हुआ था। रेपर को कंपनी सरकार ने भेजा ताकि गणराज्य से होते हुए तिब्बत से व्यापार कर सके। हस्तीदल चौतरिया की मृत्यु गणनाथ डांडा के युद्ध में हुई थी। ठीक है, इसके बाद भैरव थापा आते हैं 1808 से 1811। ठीक है, भैरव थापा नरशंस अत्याचारी व क्रूर शासक था। इसके सहायक भारदार झन्नू भंडारी, बुद्धि थापा, परशुराम थापा, जमादार दूती राणा भी भैरव की भांति ही बर्बर थे, यानी कि इसी की तरह काफी अत्याचारी शासक थे। गणराज्य में प्रवेश करते ही भैरव को नेपाल दरबार ने कांगड़ा अभियान का आदेश दिया था। ठीक है, भैरव की अनुपस्थिति में आमिलों भरदारों ने जनता को लूटना प्रारंभ किया। मौलाराम ने सरकार को इस दुर्दशा से अवगत कराया, किंतु इसका फल मौलाराम को भुगतना पड़ा। चौतरिया के शासन काल में रण बहादुर चंद्रिका की रचना करके मौलाराम को नेपाल दरबार ने प्रसन्न होकर जो सनद एवं जागीर दी थी वह तत्कालीन गोरखा भागीदार ने छीन ली थी। ठीक है, इसके काल में कंपनी के लिए भांग का उत्पादन एवं लीसे का व्यापार होने लगा था। आते हैं काजी बहादुर भंडारी। ठीक है, 1811 से 1812। इनके काल में 1812 में भूमि बंदोबस्त हुआ। उर्वरता की दृष्टि से रखकर भूमि को गढ़वाल में अव्वल दम, सोम, चाहर तथा सूखावासी 5 भागों में विभाजित किया गया। गोरखा काल में शिल्प कर्मियों को कामी कहा जाता था, सुनार को सुनवार व नाई को नौ कहा जाता था। ठीक है, ब्राह्मण दासों को कठवा कहा जाता था। हार्डविक व रेपर नामक यूरोपीय यात्रियों ने गोरखों के कुकृत्यों का बड़ा ही हृदय विदारक वर्णन किया है। ठीक, गोरखों की न्याय प्रणाली। अब जस्टिस सिस्टम क्या था गोरखों का? गोरखों की न्याय व्यवस्था प्रांतों में सुब्बा, नायाब सुब्बा, सेना का कमांडर व अन्य फौजी सरदार तय करते थे। अल्मोड़ा में उस समय गोरखों की अदालत अवश्य थी, जिसका जज या न्यायाधीश विचारी कहलाता था। ठीक है, ये हमने ऊपर भी देखा था। अदालत के अन्य न्यायकर्ताओं को सभा कहा जाता था। गोरखों की न्याय व्यवस्था में अदालत में वादी व प्रतिवादी को बुलाकर उनकी परीक्षा ली जाती थी। यदि किसी गवाह के बयान पर संदेह पैदा होता तो उसके सिर में महाभारत के एक भाग हरिवंश उसे सही कसम खिलाने के लिए रखा जाता था। जहां गवाह नहीं मिलते थे वह दिव्या नाम की अग्नि परीक्षा होती थी। इसके लिए 3 तरह के दिव्य प्रचलित थे। गोलादीप, इसमें हाथ में गर्म लोहे का डंडा पकड़कर कुछ दूर तक चलना पड़ता था।
कढ़ाई दीप, इसमें कढ़ाई में उबले तेल में हाथ डालना पड़ता था। यदि हाथ जल गया तो दोषी, अन्यथा निर्दोष माना जाता था। ठीक। इसके बाद तराजू दीप। तराजू दीप, इस दिव्य के जरिए दोषी व्यक्ति को तराजू में पत्थरों से तोला जाता था। तोलना तोलन का यह समय शाम का होता था। जिन पत्थरों से उसे तोला जाता था उन पत्थरों को सुरक्षित स्थान पर छिपा दिया जाता था। यदि दूसरे दिन वह भारी हुआ तो निर्दोष घोषित होता था, यदि हल्का होता तो दोषी ठहराया जाता था। गोरखाओं के द्वारा लगाए गए अन्य दीप दंड। ठीक है। तीर का दीप। तीर के दिव्य में अभियुक्त को पानी के तालाब में अपना सिर तब तक डुबाए रखना पड़ता था जब तक कि दूसरे व्यक्ति से छोड़े गए बाण के ठीक पास पहुंचकर वापस नहीं आ जाए। ठीक है। बहुकाटिया हर्या का दीप, इसमें दोनों पक्षों के लड़कों को पानी में कुंड में डुबाया जाता था जो बौं काटने में असमर्थ होते थे। इसमें जो देर तक रहकर जीवित रहता था वह विजयी घोषित हो जाता था। ठीक है। काली हल्दी दीप, इसमें काली हल्दी की जड़ खाने के लिए दी जाती थी। यदि इसे खाकर विवादी व्यक्ति जीवित बच जाता था तो उसे निर्दोष माना जाता था। ठीक है। घात का दीप, इसमें न्याय के देवता गोलू के थान में विवादित वस्तु रुपया या मिट्टी मूर्ति ठीक सामने रख दी जाती थी। आप को निर्दोष सिद्ध करने वाला व्यक्ति उस वस्तु को मंदिर से उठाता था। वास्तव में जो निर्दोष होता था वही इसे उठाने की हिम्मत करता था। उस वस्तु को उठाने के 6 माह के भीतर यदि उसके परिवार में किसी भी प्रकार की जनहानि या दैवी प्रकोप नहीं होता था तो वह निरपराध माना जाता था। ठीक है। उत्तराखंड में गोरखों की कर नीति। चंद राजाओं ने 36 रकम व 32 कलम वाले अनेक कर लगाए जिसका उन्मूलन गोरखों ने किया और नए कर लगाए। गोरखों ने ब्राह्मणों पर कुसई नामक कर लगाया। ठीक है। गोरखा शासन काल में कुछ इस प्रकार के अन्य कर भी हैं, जैसे पुंगड़ी कर। ठीक है। ये एक प्रकार का भूमि कर था। इसके लगभग 1.5 लाख रुपए सालाना की आय होती थी। सैनिकों का वेतन इसी से दिया जाता था। ठीक है। सलामी कर, यह अफसरों को दिया जाने वाला कर था। यह एक प्रकार का नजराना होता था। टीका भेंट कर, शुभ अवसरों पर व शादी विवाहों के समय इसे लिया जाता था। पुंगड़ी कर। ठीक है। यह संभवतः जमीन व जायदाद के हस्तांतरण में जमीन प्राप्त करने वाले व्यक्ति को एक मुश्त देना पड़ता था। ठीक है। मांग कर। ठीक है। यह प्रत्येक नौजवान से 1 रुपए कर के रूप में लिया जाता था। यह युद्ध के समय भी तत्कालिक कर के रूप में वसूल किया जाता था। सोनिया फागुन कर, उत्सवों के खर्च में लिया जाता था। इसमें भैंसे व बकरे लिए जाते थे। तान कर। ठीक है। इसे तान कपड़ा कर भी कहा जाता था। इसे हिंदू व भोटिया बुनकरों से लिया जाता था। मिझारी कर, शिल्पकर्मियों जगारियों ब्राह्मणों से इसे लिया जाता था। ठीक है। मरोकर, यह कर पुत्रहीन व्यक्ति से लिया जाता था। ठीक है। रहता कर, ग्राम छोड़कर भागे लोगों पर यह कर लगाया जाता था। बहता कर, यह छिपाई गई संपत्ति पर लिया जाने वाला कर था। घी कर, यह कर दुधारू पशुओं के मालिकों से लिया जाता था। मौक कर, यह प्रति परिवार 2 रुपया लिया जाता था। शून्य कर, जानिए शून्य कर, यह राज कर्मचारियों से लगान के बाबत पूछने पर कर देना पड़ता था। मेजबानी दस्तूर कर, यह प्रजा की सुरक्षा की खातिर लिया जाता था। अथनी दफ्तरी कर, यह राजस्व का काम करने वाले कर्मचारियों के लिए खस जमींदारों से लिया जाता था। ठीक है। दुनिया कर, यह कर भाबर व पहाड़ी पशुचारकों से वसूल किया जाता था। ठीक। गोरखों का प्रिय त्योहार दशहरा है। गोरखों की सनदों में दुर्गा पूजा का उल्लेख मिलता है। चंपावत के बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार सूबेदार महावीर थापा ने 1796 में किया था। देहरादून में गुरुराम राय के महंत हरि सेवक को सदाव्रत के लिए नियुक्त किया गया था और गोरखों की राजभाषा गुरख्याली थी। ठीक। गोरखों का अंग्रेजों के साथ युद्ध। ठीक है। अब यहाँ से हमें गोरखों का अंग्रेजों के साथ युद्ध के साथ साथ इनकी जो संधियां हुई हैं वो भी देखने को मिलेंगी और इन्होंने किन किन के साथ और जो युद्ध किए वो भी चीजें यहाँ पे थोड़ी बहुत हमें जानने को मिलेंगी। ठीक है। देखो, अंग्रेजों के साथ टकराव तब प्रारंभ हुआ जब नेपाल के प्रधानमंत्री भीमसेन थापा थे।
ठीक है। भीमसेन थापा के नेतृत्व में नेपाल ने विस्तारवादी नीति का अनुसरण करते हुए गोरखपुर में करीब 200 गांवों पर कब्जा कर लिया था। इसी को लेकर 1814 में नेपाल व ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध छिड़ गया था। ठीक। अंग्रेजों के साथ गोरखों के युद्ध का तात्कालिक कारण गोरखपुर स्थित बुटवल का प्रांत था। बुटवल का परगना प्रारंभ में पालिया के राजा के पास था, जिसे गोरखों ने पराजित कर नेपाल में बंदी बना रखा था। 1814 में गोरखों ने पालिया के राजा को अपने अधीन कर बुटवल पर भी जबरदस्ती अधिकार कर लिया था, जबकि इस समय बुटवल अंग्रेजी राज्य में था। 1814 में गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग ने गोरखों द्वारा हथियाए गए क्षेत्रों पर अधिकार करने का आदेश अपनी सेना को दे दिया था। ठीक है। 1814 में अंग्रेजों व गोरखों के बीच युद्ध के समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग थे, जबकि नेपाल प्रधानमंत्री भीमसेन थापा थे। नेपाल के राजा गिवन युद्ध विक्रम शाह थे। अंग्रेजों ने मेजर ब्रेडशॉ को नेपालियों के साथ विवादित इलाकों के बारे में समझौता करने के लिए नियुक्त किया, किंतु नेपाली अफसरों ने इस समझौते से इनकार कर दिया। अंग्रेजों ने अप्रैल 1814 में बुटवल को कंपनी के राज्य में मिला दिया। जो ही अंग्रेजों द्वारा बुटवल पर अपने सिविल अफसर तैनात कर दिए गए, इसके बाद अमर सिंह थापा ने वैसे ही 29 मई 1814 को मनराज फौजदार के सेनापतित्व में गोरखा वीरों की एक टुकड़ी बुटवल पर हमला करने के लिए भेज दी, जिससे 18 पुलिस अफसरों की मौत होती है और पूरे विवादित क्षेत्र पर गोरखों का अधिकार हो जाता है। इस वक्त लॉर्ड मोइरा संयुक्त प्रांत का गवर्नर था। गोरखपुर से एक बड़ी फौज बुटवल पर हमला करने के लिए भेज दी, जिसने फिर बुटवल को कंपनी के राज्य में मिला दिया था। ठीक है। अंत में 1814 में अंग्रेजों व गोरखों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। अंग्रेजों ने अपने 22,000 सैनिकों को 4 भागों में बांट दिया था। पहला, दीनापुर डिवीजन, इसका नेतृत्व जनरल मार्ले ने किया था। बिहार में इसके अधीन 8,000 सैनिक नियुक्त करके काठमांडू पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया। फरवरी 1815 में हरिहरगढ़ के युद्ध में इसे गोरखों ने मार मारकर भगा दिया था। ठीक है। बनारस डिवीजन, इसका नेतृत्व जनरल J.S. वुड ने किया। इनके अधीन 4,000 सैनिक थे जो गोरखपुर पर हमला करने के लिए नियुक्त किए गए थे। ठीक है। फिर मेरठ डिवीजन, इसका नेतृत्व जनरल गिलेस्पी ने किया। इसके अधीन 4,000 सैनिक थे जो देहरादून पर आक्रमण के लिए भेजे गए थे। और लुधियाना डिवीजन, इसका जनरल ऑक्टरलोनी था। इसके अधीन 6,000 सैनिक काली नदी से सतलुज नदी के प्रदेशों पर आक्रमण करने के लिए भेज दिए गए थे। ठीक है। नाला पानी का ऐतिहासिक युद्ध, जिसे खलंगा का युद्ध कहा जाता है। ठीक है। बैटल ऑफ खलंगा, सबसे पहले देहरादून स्थित कलंगा के किले पर हमला होना था, जहां मात्र 500 गोरखा सैनिक किले की पहरेदारी कर रहे थे। ठीक है। नालापानी किले में गोरखा सैनिकों का सेनापति बलभद्र सिंह थापा था। ठीक है। मेजर जनरल गिलेस्पी ने कलुंगा व नालापानी के किले में एक साथ हमला कर दिया। जनरल गिलेस्पी पहले ही वार में 31 अक्टूबर 1814 को मारा गया, लेकिन अंग्रेजों ने गोरखों को हरा दिया, जिसमें गोरखाओं के 420 जवान मारे गए। बलभद्र थापा अंग्रेजों को चकमा देकर भाग गया और बाद में अफगानों के विरुद्ध युद्ध में मारा गया। नालापानी युद्ध का आंखों देखा वर्णन विलियम फ्रेजर ने किया है। ठीक है। दिघाली चौड़ का युद्ध, खिलपाती का युद्ध जिसको बोला जाता है, 31 मार्च 1815 को कैप्टन हेयरसे व हस्तिदल चौतरिया के बीच दिघाली चौड़ के युद्ध में हस्तिदल चौतरिया ने हेयरसे को हरा दिया और उसे बंदी बना दिया। ठीक है। गढ़नाथ डांडा का युद्ध, बैटल ऑफ गढ़नाथ डांडा। ठीक है। 23 अप्रैल 1815 को हस्तिदल चौतरिया व निकलसन के बीच विनायक थल के मैदान में युद्ध हुआ, जिसमें हस्तिदल चौतरिया व सरदार जयरखा दोनों मारे गए। ठीक है। अल्मोड़ा या लाल मंडी किला युद्ध, बैटल ऑफ अल्मोड़ा और लाल मंडी फोर्ट। 25 अप्रैल 1815 को कर्नल निकलसन व चामू भंडारी बमशा के बीच लाल मंडी का युद्ध हुआ। अल्मोड़ा को अंग्रेजों के चंगुल से बचाने के लिए 25 अप्रैल की रात में चामू भंडारी के नेतृत्व में गोरखों ने खुखरी लेकर तहलका मचा दिया, जिससे अंग्रेजी सेना में कोहराम मच गया। ठीक है। 26 अप्रैल 1815 को बमशाह ने अंग्रेजों को पत्र भेजकर युद्ध रोकने को कहा और बताया कि हम नेपाल जाने के लिए तैयार हैं।
ठीक है। अल्मोड़ा लाल मंडी की संधि, अब यहाँ से ट्रीटी भी होनी शुरू हो जाती है। 27 अप्रैल 1815 को बमशाह व एडवर्ड गार्डनर के बीच यह संधि होती है। गोरखों की ओर से चौतरिया बमशाह, चामू भंडारी तथा जशमदन थापा ने हस्ताक्षर किए, जबकि अंग्रेजों की ओर से एडवर्ड गार्डनर ने हस्ताक्षर किए। इसके बाद गोरखों द्वारा कुमाऊं छोड़ना प्रारंभ कर दिया गया था। ठीक है। लाल मंडी संधि के बाद बमशाह ने अमर सिंह थापा को भी नेपाल वापस जाने के लिए कहा, जो कि उस समय अख्तर लोनी के साथ युद्ध लड़ रहा था। ठीक। मालवगढ़ की संधि, ट्रीटी ऑफ मालवगढ़, 15 मई 1815। 15 मई 1815 को अमर सिंह थापा व अख्तर लोनी के बीच यह संधि होती है। इसके बाद नेपाल सरकार ने संधि को अवैध घोषित कर दिया। इस समय नेपाली राजा जीवर्ण युद्ध विक्रम शाह व प्रधानमंत्री भीमसेन थापा था, लेकिन बमशाह शांति व संधि चाहता था, क्योंकि वह अंग्रेजों की शक्ति को पहचान चुका था। ठीक है। अंततः समय के समाधान के लिए बनारस से स्वर्गीय राजा रण बहादुर शाह के गुरु गजराज मिश्र को काठमांडू बुलाया गया, जिसमें 2 दिसंबर 1815 को कर्नल ब्रैडशॉ के साथ संधि होती है। ठीक है। संगौली की संधि, ट्रीटी ऑफ संगौली, 2 दिसंबर 1815। संगौली की संधि 2 दिसंबर 1815 में होती है। संगौली के अनुसार काली के पश्चिमी का समूचा पहाड़ी प्रदेश व तराई क्षेत्र और मंची नदी के पूर्व का भाग ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया। काली यहाँ पे काली नदी को बोला गया है। ठीक है। काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिमेंट की नियुक्ति करने पर भी सहमति हो गई, लेकिन गोरखे काठमांडू में अंग्रेजी रेजिडेंट को रहने पर सहमत नहीं हुए तथा गजराज मिश्रा के माध्यम से गोरखों ने युद्ध की घोषणा कर दी थी। नेपाल दरबार में थापा दल ने इस संधि की पुष्टि करने से इनकार कर दिया, मतलब मानने से मना कर दिया। 28 फरवरी 1816 को अख्तरलोनी ने काठमांडू से दूर मकमानपुर के पास गोरखों पर आक्रमण कर दिया, जिसमें 800 गोरखे मारे गए थे। ठीक है। गोरखों द्वारा अख्तरलोनी को यह सूचना दी गई कि नेपाल दरबार ने 2 दिसंबर की संधि को मान लिया है। अंततः 4 मार्च 1816 को गोरखों द्वारा संधि की गई। 2 दिसंबर 1815 का गजराज मिश्र द्वारा जो युद्ध लड़ा गया था, इस युद्ध में नेपाल नरेश ने 4 मार्च 1816 को जो है संधि को स्वीकार कर लिया। अंग्रेजों द्वारा गार्डनर को गवर्नर जनरल के आदेश पर कुमाऊं का कमिश्नर नियुक्त किया गया तथा ट्रेल को उसका सहायक बनाया गया था। ठीक है। यह नेपाल में सबसे पहला ब्रिटिश रेजिडेंट गार्डनर बना था। ब्रिटिश जनरलों में मेजर जनरल अख्तरलोनी ही एक योग्यतम सेनापति था। अख्तरलोनी के नेतृत्व में जैठक, रामगढ़ व मालवा के किलों में भी अंग्रेज व गोरखों के मध्य भीषण संग्राम होता है। ठीक है। मूरक्राफ्ट की तिब्बत यात्रा, सन 1812 में मूरक्राफ्ट व हेयर से कुमाऊं व गणराज्य होते हुए उनकी विस्तृत जानकारी हेतु तिब्बत पहुंचते हैं। इनके साथ गुलाम हैदर खां तथा हरकदेव पंडित भी जाते हैं। ठीक है। तिब्बत प्रवेश के समय इन्होंने गुस्साइयों का वेश बना लिया था। कैप्टन हियरसे ने 1815 में गोरखा काली अफसरों के बारे में लिखा है कि वे चंचल दगाबाज, विश्वासघाती, अत्यंत लालची तथा क्रूर होते थे। ठीक है। थोड़ा गोरखा एडमिनिस्ट्रेटर देख लो। वैसे इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, वही चीज़ें जो सारी की सारी इससे ऊपर हमने कवर की हैं। 2-3 चीज़ें एक ऐड होंगी इसमें। ठीक है। कुमाऊं में पहला गोरखा प्रशासक सुब्बा जोगमल था। 1791-92 में सुब्बा जोगमल ने पहला बंदोबस्त किया था। इसने प्रत्येक आवासी 20 नाली जमीन पर 1 रुपये टैक्स लगाया था। गुरही पिछही के नाम से सालाना 2 रुपये प्रति मवासे ठहराए थे और साथ ही हर एक गांव से सुमगी दस्तूर दफ्तर के खर्च के लिए राज कर ठहराया था। 1893 में काजी नरसाही को प्रशासक बनाया गया था। ठीक है। बमशाह और रुद्रवीर, 1897 बमशाह रुद्रवीर शाह को प्रशासक बनाया गया था। बमशाह व रुद्रवीर शाह ने ब्राह्मणों पर कुसई नामक भूमिकर लगाया था। रुद्रवीर ने बुनकरों पर टान कर लगा दिया और गोरखा प्रशासक बमशाह चौतरिया का जन्म कुमाऊं में हुआ था। ठीक है ना। गोरखा प्रशासक रण बहादुर ने अपना नाम बदलकर स्वामी निर्गुणानंद रख लिया था। गोरखा शासनकाल में स्त्रियों का छत पर चढ़ना दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया था। सुरवीर महावीर थापा ने 1796 में चंपावत के बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। गोरखे बौद्ध व हिंदू दोनों धर्मों का अनुयायी होते थे। गोरखा सैनिकों का मुख्य हथियार खुखरी होता था। ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं किसी टॉपिक के साथ। ठीक है।